हम लोग जो रिवीजन करने वाले हैं वैसे तो बेसिकली ये रिवीजन नहीं है। ठीक है। लेकिन ये पार्ट 2 है एग्रीकल्चर का, ज्योग्राफी का, क्लास 10th का चैप्टर चैप्टर 4 है। ठीक है। और ये पार्ट 2 है। लेकिन इस पार्ट 2 को पढ़ने से पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ साथ में मैं इस चैप्टर के इस पार्ट के साथ साथ में इसी पार्ट के अंदर आपको एग्रीकल्चर का प्रीवियस का थोड़ा बहुत भी बता दूंगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर वैसे तो क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी एक्टिविटी का एक पार्ट है जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल को करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर इज द मोस्ट हेल्पफुल, मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट नोबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन। ये जॉर्ज वॉशिंगटन ने वर्ड बोला था। ये एग्रीकल्चर इज द मोस्ट हेल्पफुल, मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट नोबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन है। एग्रीकल्चर इन इंडिया की बात कर ले तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। इंडिया में बहुत ज़्यादा खेती होती है भाई। एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। क्या आप जानते हैं कि इंडिया इज द सेकेंड इन द वर्ल्ड इन क्रॉप आउटपुट नेक्स्ट टू चाइना? And 1.4 million square kilometers of land in India is under cultivations. And agriculture is India's biggest economic sector, and employment जो है वो 52.1% ऑफ टोटल वर्कफोर्स पे है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द क्राइटेरिया या राइट डाउन द सिचुएशंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। Over years, cultivation methods in India have changed significantly, depending upon the characteristic of physical environment, technological know-how, and social culture practice. उसके लिए 3 है, primitive, intensive, and commercial. एग्जाम में हर बार इनके डिफरेंसेस के बारे में पूछा गया। Did you know agriculture is the largest livelihood provided लार्जली प्रोवाइडेड सेंटर है। और उस प्रिमिटिव के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू प्लेस इन इंडिया। इट इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पेचेस ऑफ लैंड। यानी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात की अगर की जाए तो ये स्मॉल पेस ऑफ लैंड पे होता है, और उसमें लोकल टूल्स यूज में लेते हैं। बिकॉज ये हर बार एग्जाम में पूछा गया, इसके डिफरेंसेस तो अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना। इसमें होई, डो एंड डिगिंग स्टिक्स काम में लेते हैं। फैमिली और कम्युनिटी लेबर होते हैं इसमें काम करने वाले। ये फुल्ली तरह से मानसून पे डिपेंडेंट रहते हैं। इस पे सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंट कंडीशंस। इसको स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, जिसमें फार्मर्स क्लियर ए पेच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स टू सर्टेन देयर फैमिली। And when soil fertile decrease, the farmers shift and start cultivation in the same way on a fresh patch of land. This allows nature to replenish the fertility of the soil. Productivity in this type of farming is low as fertilizer or modern inputs are not used. Different name of slash and burn, ये very most important topic है। नॉर्थ स्टेट इसमें छत्तीसगढ़ में पामलाऊ, अंडमान निकोबार डिप्पा, मध्य प्रदेश में ब्यावर बेवर, आंध्र प्रदेश में दहिया पोदू पेंदा, ओडिशा में ब्रिंगा, ब्राजील के अंदर कोकोनो, सेंट्रल अफ्रीका रोका। इस तरह से ये नाम इसके डिफरेंट है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात की जाए तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स। इसमें हाई फर्टिलाइजर सिस्टम होता है। इरिगेशन आर यूज्ड इन ऑब्टेनिंग हाई प्रोडक्शंस। हर चीज इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज, चाहे फर्टिलाइजर, चाहे हाई टूल्स, लेटेस्ट टूल्स वगैरह सब यूज में आते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग भी यही है, लेकिन डिफरेंसेस क्या है? ये पर्टिकुलरली कॉमर्शियल बेस पे किया जाता है। यानी राइस है जो कॉमर्शियल बेस पे, व्हीट है जो कॉमर्शियल बेस पे। ठीक है। प्लांटेशंस क्या होता है? एक पर्टिकुलर खेत के अंदर पूरा का पूरा एक ही पौधों को उगा देना, जैसे ग्रो कर लें। जैसे कॉफी प्लांटेशन इन कर्नाटका, बनाना प्लांटेशन इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, रबर प्लांटेशन इन केरला, बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर सम इंपोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब रबी, खरीफ और जायद। रबी में क्या होता है? शोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्ट इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। इंपोर्टेंट क्रॉप्स कौन सी है? वीट, बार्ले, बीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। कहाँ होता है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, इसमें होता है। ठीक है। तो
ये द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशंस इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान आर आल्सो बीन इम्पोर्टेंट मस्टर्ड इन द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स की बात की जाए तो ये शोन होता है ऑनसेट ऑफ मानसून में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और हार्वेस्ट होता है सितंबर और अक्टूबर में। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी इसमें? पैडी, मैजे, ज्वार, बाजरा, तूर जिसको अरहर बोलते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन है। ठीक है, बहुत ही इजी वे में ये समझाया हुआ है। सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राइस जो है वो ग्रोइंग रीजन्स आर आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट में जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार है। ठीक है, रिसेंटली पैडी आर आल्सो द इंपोर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, इन स्टेट्स लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा 3 क्रॉप्स आर ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ईयर, ऑस्ट्रेलिया, आमन एंड बारा। जायद मतलब दोनों के बीच की फसल है, उसमें कौन कौन सी है? रबी और खरीफ के बिटवीन की फसल है। वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, कुकुम्बर है, वेजिटेबल्स है और फूडर क्रॉप्स है। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है? मेजर क्रॉप्स ए वेराइटी इफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर grown in different parts of the country depending upon the various in soils, climate and cultivation practice. Major crops grown in India are rice, wheat, maize. ये grains टाइप की हो गई। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स है, उसमें से कौन कौन सी है? ये इसलिए मैंने बता रहा हूँ क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट है। अगर भाई वे पूछते ग्रेन्स के बारे में तो राइस, व्हीट, मेज के बारे में बताना पड़ेगा, पल्स के बारे में। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में शुगर कैन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में वो अलग है। नॉन फूड क्रॉप्स में रबर, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, ये सारी आती है। इंडिया प्रोड्यूस 51 मेजर क्रॉप्स, ये ध्यान रख लेना। अब उसमें नंबर 1 क्या आ गया? राइस। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है? कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप्स हो, हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि आपको इजी वे में लर्न हो जाए। नंबर 1 उसकी टेम्परेचर, उसका कितना उसका टेम्परेचर है। नंबर 2 उसकी सॉइल। नंबर 3 उसकी लोकेशन। नंबर 4 उसका इरीगेशंस एंड नंबर 5 इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एरिया। ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें ही आपको देखनी है। ठीक है, जैसे राइस की बात की जाए, स्टेबल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर। ये कहाँ होती है? ग्रो इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, coastal areas and the delta regions. Development of dense network of canal irrigations and tube wells have made it possible. कहाँ कहाँ होता है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान में। ये राइस प्रोडक्शन एरिया है सारा, ये मेजर एरिया है। ये आपकी बुक में से लिया हुआ है पूरा मैप। ठीक है, क्योंकि ये मैप इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने आपको ये मैप बताया। वीट, गेहूं की बात की जाए तो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सेरेल क्रॉप है। इसको क्या बोलते हैं? सेरेल क्रॉप। ये ध्यान में रखना, सेरेल क्रॉप है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन्स एंड ब्राइट सनशाइन एट रीओपनिंग टाइम, रिपनिंग टाइम। इसी तरह से पॉइंट में आपको लिखना ताकि अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। इंपोर्टेंट वीट्स ग्रोइंग जोन से गंगा, सतलज प्लांट्स एंड ब्लैक सॉइल रीजन्स इन डेक्कन। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये वीट ग्रोइंग एरिया सारे। ठीक है, देख लिया। मिलेट्स, मिलेट्स मतलब होता है ज्वार, बाजरा और रागी। आर इंपोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। हाउ दीज आर द ग्रोन एज कोर्सेस ग्रेन्स, इसको बोलते हैं कोर्सेस ग्रेन्स, ये ध्यान रख लेना। दे हैव हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू। रागी इज रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज. It is a crop of dry regions and grow well on red, black, sandy, loamy and shallow soils. Karnataka is the largest producer, followed by Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim. Jowar is the third most important food crop with respect to area and productions. It is a rain feed crop grown in most area. माजा की मैजे यानी मक्के की बात की जाए, used both food and fodder. Kharif crop which requires temperature between 27 to 21 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोस वेल इन एल्विल सॉइल। ये बिहार में ज़्यादा होता है। HYV सीड्स इसमें यूज में ली जाती है। मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया कर्नाटका, उत्तर प्रदेश से। पल्सेस, पल्सेस यानी दालें की बात की जाए तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन डाइट। ये भी लिखना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी मेजर पल्सेस है? एक तो तूर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, पीस है, ग्राम है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। इस बार ये चांसेस है आने के इस टॉपिक के। मेजर पल्सेस मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक
अगर आपको कोई याद नहीं हो तो साउथ वाले सारे डाल देना, अपना भी याद हो जाएगा, ठीक है। शुगर कैन की बात की जाए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल पूछा गया है। इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with a temperature of 21 to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter. यहाँ तक मैं आपको रोक रहा हूँ। इसको बोलते हैं गुड़ और खंडसारी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको जगेरी भी बोलते हैं, खंडसारी। ये देखो, ये रहा मेन सोर्स ऑफ शुगर, जगेरी, खंडसारी एंड मोलेसिस। प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। चाय, जो मेरी सबसे फेवरेट। एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, ये प्लांटेशन क्रॉप का एग्जाम्पल है। इंपोर्टेंट बेवरेज क्रॉप भी बोलते हैं इसको, एक कॉफी भी है, इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय ब्रिटिश। टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, endowed with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. Tea bushes require warm and moist-free climate throughout the year. Tea requires abundant, cheap and skilled labor. Tea produced within the tea garden to restore its health. स्पेशली आसाम हिल्स, दार्जिलिंग में, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु और केरला में ये चीज़ें होती हैं। कॉफ़ी की बात की जाए तो इंडिया प्रोड्यूसिंग अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी, क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले चाय के बाद कॉफ़ी लेके आए थे। इंडियन कॉफ़ी इज द नोन एज द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी कॉफ़ी। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमन is produced in India. This variety of great demand in the world. Its cultivations were initially introduced on the Baba Bhutan hills and even today. Horticulture crops. अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है? जैसे मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची एंड गवावा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, grapes of Andhra Pradesh. India produces 13% of the world's vegetables. It is an important producer of pea, cauliflower, flower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. India accounts of 10% of the world food productions. ये भी आपको पता होना चाहिए। रबर की बात करते हैं तो it is a occasional crop, but under special condition it is also known as tropical and subtropical areas. ये इस तरह से देखो रबर निकलता है। ये वैसे तो ये पेड़ों का अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं इसको। Require moist and humid climate with rainfall more than 200 centimeter and temperature about 25 degrees Celsius. It is an important industrial raw material. It mainly grow in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar Islands and Garo Hills of Meghalaya. India ranks 5th among the world natural rubber producers. ये very very most है, इस बार आने के chances हैं। ऑटो टायर्स में, ट्यूब साइकिल टायर्स में, ट्यूब कैमल्स में, बैक फुटवेयर्स में, बेल्ट्स में, हॉर्सेस लेटेक्स में, फॉर्म में और गुड अदर्स में, ये सारा रबर, नेचुरल रबर काम में लिया जाता है। फाइबर क्रॉप्स में बात की जाए तो कॉटन, जूट एंड हैम्प एंड नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स इन इंडिया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन गया आपका, कॉटन, जूट, हैम्प एंड नेचुरल सिल्क। द फर्स्ट 3 आर derived फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून्स ऑफ सिल्क फॉर्म्स। इस तरह से सिल्क फॉर्म से कुकून बन रहा है। फीड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबेरी लीव्स के अंदर बनता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन गया। रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। इसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। कॉटन, India is believed to be the original home of cotton plant, one of the main raw material of cotton textile industries. India is the 3rd largest producer of cotton in the world. Cotton grows well in the drier parts of black soil in Deccan Plateau. Requires high temperature, light rainfall, 210 frost-free days and bright sunshine for growth. Kharif crop requires 8 to 10 months to mature. एरिया कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड मेजर कॉटन है। टेक्नोलॉजी एंड रिफॉर्म्स की बात कर लें, ये टॉपिक आपके नहीं है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड, एक सीबीएसई ने टॉपिक हटा दिया। भूदान ग्रामदान आंदोलन, ये वेरी वेरी मोस्ट है। महात्मा गांधी डिक्लेयर किया विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल, और ये बहुत ही अच्छे इंस्पायर थे गांधी जी से। देन इन्होंने पद यात्रा की और एक मैसेज पहुंचाया गांव-गांव तक। तो अचानक आंध्र प्रदेश के किसी गांव में पहुंचे, वहां पे देखा कि गांव के हालात बहुत खराब है। तो अचानक विनोबा भावे जी से इंस्पायर होकर एक बंदा था श्री रामचंद्र रेड्डी, उसने अपनी 80 एकड़ जमीन 80 लोगों को दान दे दी। वहीं से शुरू हो गया भूदान, और इसको देखते हुए सारे जमींदार लोगों ने यही काम किया। आगे चल के ये ग्रामदान आंदोलन चल गया। ये ब्लड लेस रिवॉल्यूशन था, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक को
आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है। तो साहब ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंट्रीब्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट में, कि एग्रीकल्चर जो है 2010-11 में 52% था टोटल वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड। डिक्लाइन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज द मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बिकॉज एनी डिक्लाइन स्टेजेंसी इन एग्रीकल्चर विल लीड टू ए डिक्लाइन इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। उसके लिए क्या किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेटनरी सर्विस एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए। तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक इस एग्रीकल्चर पे। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। मैंने इसका मेरा खुद का एक वीडियो बनाया भी है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस पार्ट 2 के अंदर मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। इसके नोट्स में बहुत जल्दी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस वगैरह सब। थैंक यू सो मच।